नमस्कार डॉक्टर्स, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही हो, स्क्रीन क्लियर दिख रही हो तो प्लीज मैसेज करें या आप बता सकते हैं बोलकर भी। स्क्रीन भी क्लियर है, आवाज भी क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने वात दोष से संबंधित चर्चा की थी। आज थोड़ा हम द्रव्य गुण का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझते हुए लास्ट में हम दो ऐसी हर्ब्स का यूज करेंगे जिसका लास्ट टाइम पे हमने डिस्कशन किया था, कालमेघ और भूमि आमलकी का। क्योंकि लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर ज्यादा देखने को मिलेंगे अभी आने वाले समय में, जॉइंटिस के पेशेंट्स मिलने वाले हैं, तो हमें अप टू डेट रहना जरूरी है और इनका बहुत ज्यादा वहां पर यूज होने वाला है। रविंद्र जी, आप दोबारा से एक बार ज्वाइन करके देखिए। तो यहाँ पर द्रव्य गुण के बेसिक इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि उसको समझने के बाद ही हम उन औषधियों को समझ पाएंगे। तो हम अभी बेसिक समझ रहे हैं, जैसे द्रव्य गुण का मैथमेटिक्स ऑफ द्रव्य गुण जब स्टार्ट होगा तब उसकी और डिटेल में हम जाएंगे। देखिए, सभी जानते हैं कि द्रव्य गुण का मुख्य जो कंटेंट होता है वो हमारे द्रव्य होते हैं और उसके गुण होते हैं। और प्रत्येक द्रव्य के अपने रस होते हैं, अपने गुण होते हैं, अपना वीर होता है, अपना विपाक होता है। और उसी के हिसाब से हमारी आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी या हर्बल फार्मेकोलॉजी डिसाइड होती है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं 6 रस, उनका दोषों पर प्रभाव, किस ऋतु में उनकी उत्पत्ति बताई है और क्या उनके महाभूत हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसी क्रम में पढ़ते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ये 6 रसों को हम हमेशा इसी क्रम में पढ़ते हैं, इसी क्रम में याद करते हैं, तो इसी क्रम में हम इसको समझेंगे। मधुर रस होता है, मधुर रस के अंदर जल और पृथ्वी जल और पृथ्वी महाभूत प्रधानतः होते हैं। जल और पृथ्वी महाभूत प्रधानतः होते हैं। तो इसके अंदर आप समझ रहे होंगे, जब जल और पृथ्वी महाभूत प्रधानतः है तो गुण कौन सा प्रभावी होगा। यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी गुण होगा गुरु गुण। गुरु गुण प्रभावी होगा। और गुरु गुण पित्त और वात दोष जो होते हैं उसके लघु गुण के अपोजिट होता है। तो यहां पर ये वात पित्त का शमन करने वाला होगा। स्पेशली अगर कहें तो स्पेशली वात का शमन करने वाला होगा। इसलिए यहां पर पहले वात लिखा है, फिर पित्त लिखा गया है। हेमंत ऋतु में इसकी उत्पत्ति दर्शाई गई है। इसलिए हेमंत ऋतु में कहा जाता है कि वलाधान होता है, हमारी बॉडी में बल का आगमन होता है। बल का आगमन होता है। ये अगर हम ज्यादा मात्रा में मधुरस का सेवन कर लेंगे तो गुरु गुण ज्यादा बढ़ने की वजह से कफ को बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देगा। क्योंकि अग्नि का भी गुण लघु होता है तो ये अग्नि को भी मांद करेगा और ये हमें अग्नि मांद की स्थिति में ले जाकर के डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो है अम्ल रस। अम्ल रस के अंदर प्रधानतः पृथ्वी और अग्नि महाभूत होते हैं। पृथ्वी और अग्नि महाभूत होते हैं। अब पृथ्वी महाभूत से गुरु गुण का और अग्नि महाभूत से लघु गुण भी होता है। तो अगर हम देखें तो मधुर रस की अपेक्षा इसकी गुरुता थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जल और पृथ्वी दोनों ही गुरु थे। इसलिए अम्ल रस की अपेक्षा जो है मधुर रस वो ज्यादा गुरु होगा। इसको ऐसा कह सकते हैं, मधुर ज्यादा गुरु है अम्ल से, क्योंकि अम्ल के अंदर अग्नि महाभूत है और अग्नि महाभूत क्या होता है, अग्नि महाभूत लघु होता है। इसलिए हम इसको इस प्रकार समझते हैं। तो ये वात शामक होगा। वात शामक होगा। अम्ल जो है वो स्पेशली वात का शमन करेगा। इसकी उत्पत्ति कब होती है? इसकी उत्पत्ति होती है वर्षा ऋतु में।
इसलिए वर्षा ऋतु में आपने ज्यादा पेशेंट देखे होंगे, फोड़े फुंसी के ज्यादातर पेशेंट आते हैं, क्योंकि वो रक्त के अंदर अम्लता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, रक्त के अंदर अम्लता बढ़ाने का कार्य करते हैं। और वर्षा ऋतु जो होती है वो वात प्रकोपक होती है और पित्त का संचय करती है, पित्त का संचय करती है और वात प्रकोपक वर्षा ऋतु होती है। फिर हम चलते हैं लवण रस की ओर। लवण रस के अंदर जल प्लस अग्नि महाभूत है। अब सभी जानते हैं कि पानी जो होता है उससे ज्यादा वजन होता है एक पत्थर का, यानी एक हार्ड सबस्टेंस का लिक्विड से ज्यादा वजन होता है। तो यहां पर थोड़ी सी गुरुता, अम्ल की अपेक्षा थोड़ी सी गुरुता कम हो गई है, लेकिन अग्नि महाभूत है तो उष्णता बढ़ गई है। तो ये बात के लघु और जो लघु और शीत गुण है उसका शमन करेगा, तो ये भी वात शामक है। तो मधुर अम्ल लवणों में हम तीनों के अंदर वात शामक का प्रभाव पड़ते हैं, हमने ये बेसिकली देखा हुआ है। ये शरद ऋतु में उत्पन्न होता है, स्पेशली जो शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले जो भी फल फ्रूट्स सब्जियां वगैरह जो भी हैं उनके अंदर स्पेशली लवण रस की प्रधानता बहुत ज्यादा होती है। ये पित्त प्रकोपक होता है, वात का शमन करने वाला होता है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, वात का शमन होता है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है कटुरस। ये वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होता है और ये लघुता में बहुत ज्यादा लघु, ऐसा हम देखते हैं लघु होता है ये, और ये कफ का शमन करने वाला होता है, लघु और उष्ण प्रकृति का होता है और कफ का शमन करने वाला होता है। ग्रीष्म ऋतु में इसकी उत्पत्ति दिखाई गई है, वात का संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में और कफ का समन होता है, कफ का शमन होता है। तिक्त रस हम देखते हैं, ये वायु प्लस आकाश महाभूत प्रधान है। इसको अगर हम कहें तो ये कटु कषाय इनकी अपेक्षा ज्यादा लघु होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी है और वायु है, यानी दोनों ही द्रव्य अपेक्षाकृत लघु हैं। ये कफ और पित्त का शमन करने वाला है, क्योंकि ये शीत प्रकृति को भी दिखाता है, और चूंकि लघुता होने के कारण ये कफ का भी शमन करता है। कफ का लेखन कर्म एक तरीके से मान लीजिए, या कफ का पाचन भी इससे आप कर सकते हैं। शिशिर ऋतु में इसकी उत्पत्ति बताई गई है, कफ का संचय करता है, पित्त दोष का शमन करता है। कसाय रस जो होता है वो वायु और पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना होता है, कफ और पित्त शामक है। वसंत ऋतु में उत्पत्ति दिखाई गई है और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। ये एक बेसिक है, इस बेसिक को हम अपने माइंड में सेट करके जब आगे चिकित्सा क्रम में उपयोग करते हैं तो यहाँ हम मेडिसिन्स के जो हैं इफेक्ट, उनके रिजल्ट्स को हम आसानी से पता कर पाते हैं कि ये औषधि हमने दी तो इस रस के अनुसार ये कर्म हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं तो वीर्य आता है। वीर्य किसे कहते हैं? वीर्य होता है एक्टिव पोटेंशियल ऑफ द्रव्य, मतलब बॉडी के लेवल पर और सेल्स के लेवल पर, हमारी बॉडी और सेल्स के लेवल पर किस प्रकार से औषधि का मेटाबॉलिज्म डिसाइड होता है। ये बेसिकली बॉडी के थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम को एक्टिव करके ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को निर्धारित करने का कार्य करता है, और इसका कार्य अन्य चीजों की अपेक्षा बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। अन्य चीजें कैसे? गुण, रस, विपाक, इनकी अपेक्षा ये बहुत ज्यादा अच्छा पावरफुल कंटेंट माना गया है हमारी आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी का। ये नेचर में दो प्रकार का होता है, एक शीत और एक उष्ण वीर्य। शीत वीर्य वात और कफ को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उष्ण वीर्य पित्त को बढ़ाने का कार्य करते हैं। शीत वीर्य पित्त का शमन करने का कार्य करते हैं, उष्ण वीर्य वात और कफ का शमन करने का कार्य करते हैं, जो कि हमने गुण पढ़े हैं उसके बेसिस पर कि तत्त रूक्ष लघु शीता खर सूक्ष्म श्लो अनिलः। यहां पर अगर शीतल मैं कह रहा हूं तो शीतल से अर्थ शीतल ही नहीं है, उसके और अन्य पर्सपेक्टिव हैं
जो हम आगे जब द्रव्य गुण की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब उसमें बताएंगे। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि नागा अर्जुन और अन्य आचार्यों ने 8 प्रकार के वीर माने थे, किसी ने 10 प्रकार के वीर माने थे। तो उन सबको संभाषा के तहत कंबाइंड करके इन दो में तोड़ दिया गया था, दो में फ्रैक्शन कर दिया गया था। इन दो वीरों में बोल दिया गया था कि ज्यादा में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, पिन पॉइंट चाहिए। तो इन 2 प्रकार के वीरों को यदि आप देखते हैं तो उसके अन्य जो 8 और 10 प्रकार के जो वीर देखे गए थे तो वो गुण भी इनके अंदर समाहित हो जाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वीर के। कि वीर है हमारा शीत, जो कि मधुर होता है, और दूसरा वीर है हमारा उष्ण, जो कि जो हमारे अन्य द्रव्य हैं जैसे कटु हो गया, लवण हो गया, अम्ल हो गया, उसके अंदर भी ये देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखते हैं शीत वीर्य किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो शीत वीर्य के अंदर प्लेजर यानी खुशी, स्टेबलाइजिंग आपको स्थिरता प्रदान करता है, क्लींजिंग करने का कार्य करता है, आपको लॉन्जिविटी प्रदान करने का काम करता है, आपकी लाइफ को अच्छा करने का कार्य करता है। ये आप रिलेट कर सकते हैं कफ से। प्राकृतिक कफ हमारे शरीर में ओज को, इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करता है, बल प्रदान करने का कार्य करता है। तो वहां से आप ले सकते हैं। और नेचर में गुरु होता ही है, जैसा कि हम कफ से तुलना करके देख चुके हैं। जो उष्ण वीर्य होता है वो वर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे एसिडिटी हो गया, वर्निंग मिक्सचुरेशन हो गया, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मूर्छा आ जाती है, एकदम पेशेंट बैठा है और उसको आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चक्कर खा के गिर गया, इस प्रकार की कंडीशन होती है। फिर एकदम शरीर में, बॉडी में उसके पसीना सा आ जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, उसको फेंटिंग बोलते हैं। तो ये कंडीशन में भी जब इस प्रकार के पेशेंट आए तो एक बार उनकी नाड़ी परीक्षण करें या फिर उनसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछें। हो सकता है कि उनके अंदर पित्त बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ हो। तो वहां आपको चंदनादि वटी या चंदनासब का प्रयोग या उशीरासब का प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत बेहतर रिजल्ट वहां पर मिलते हैं। लॉस ऑफ सेंसेस, लॉस ऑफ सेंसेस भी हो जाते हैं नर्व डैमेज के कारण, अगर हीट बहुत ज्यादा है तो। डीमाइलिनेशन जिसको बोलते हैं, डीमाइलिनेशन मज्जा का पिघलना, इसको इस तरीके से कहते हैं। ये कभी कभार नर्व्स में होता है, बहुत ज्यादा उष्ण होने के कारण, बहुत ज्यादा पित्त दोष के बढ़ने के कारण, बहुत ज्यादा हीट बॉडी में बढ़ने के कारण। स्वेटिंग, इमेसिस, परगेशन, ब्रेचन भी बहुत ज्यादा इससे देखने को मिलता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि ब्रेचन में उष्णता का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो ये शीतवीर है वो पित्त का शमन करता है, वात और कफ को बढ़ाता है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। उष्णवीर है वो वात और कफ का शमन करता है और पित्त का वर्धन करता है। यहां पर कुछ रसों के बारे में बताया गया है कि स्वीट टेस्ट इज होलसम टू द बॉडी एंड प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ रश ब्लड। मतलब कुल मिलाकर के, ये मैं इसको सिंपली वे में बताना चाहूं, ये आपको जो पीडीएफ है आपको ग्रुप पर मिल जाएगी जैसे लेक्चर फिनिश होगा वैसे ही। तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मैं आपको मुख्य मुख्य पॉइंटों पर बताना चाह रहा हूँ जो क्लिनिकली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मधुर रस जो होता है हमारे शरीर में स्पेशली सप्त धातुओं का पोषण करने वाला होता है। हमारे सेंसेस जो होते हैं, हमारी इंद्रियों को, कहते हैं ना इंद्रिय प्रहलादन, इंद्रियों को खुश करने वाला होता है। आपके सेंसेस को पहले से ज्यादा बेटर करने वाला होता है। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, आपके बल को बढ़ाने वाला होता है, चेहरे पे शाइनिंग लाने वाला होता है। या इसको इन सिंपली अगर मैं रिलेट कर दूं तो मधुर रस ओज का उत्पादक मान लीजिए, ओज को बहुत ज्यादा बेटर करने वाला, आपके प्राकृतिक कफ को बेटर करने वाला। अब इसको आप पैथोलॉजिकली ना देखें, इसको नॉर्मल वे में देखें। कैसे? अगर आपकी अग्नि मांद्य नहीं है, अग्नि की स्थिति अगर आपकी खराब नहीं है और बॉडी में आम दोष नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ शरीर है,
और आप अपनी अग्नि के अनुसार मधुर रस का सेवन कर रहे हैं, अपनी अग्नि के अनुसार मधुर रस का सेवन कर रहे हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार मधुर रस का सेवन कर रहे हैं। अब आप कफज प्रकृति के हैं, मधुर रस का सेवन करते जाइए, आपको बीमारियां लगेंगी, इनमें से एक भी रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। तो आपको स्पेशली देखना होता है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसके शरीर में अग्नि और आम का स्पेशली विचार करना है। तब आप उससे कहें कि आप मधुर रस का उपयोग कर सकते हैं, या मधुर रस प्रधानतः औषधि आप उसको दे सकते हैं। अगर ऐसा है कि देखिए, मैं डॉक्टर से आप सभी से भी ये कह रहा हूं इस लेक्चर में कि ये लेक्चर जो है इसमें बीच बीच में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्कशन वाला टॉपिक होता है। तो जो हम यहाँ पर रस की बात करते हैं, तो स्पेशली जो आप रस की बात कर रहे हैं कि उस वहां पर सिर्फ दो वर्डों का एक बार उपयोग करते हैं, एक होता है रस और एक होता है अनुरस। तो जिस रस का सेवन करने के बाद, मधुर रस का स्पेशली बोल रहा हूं, जिस मधुर रस का सेवन करने के बाद आपको अगर बाद में अम्लीयता का अनुभव होता है, जैसे चाय पीते हैं आप मुझे बताइए, डॉक्टर साहब खुद का एक्सपीरियंस बताइए कि चाय पीने के बाद अगर आप 1-2 मिनट बाद पानी ना पिए, तो आपको बाद में एसिडिक आपको टेस्ट आता है कि नहीं आता? हम्म। तो ये जो होता है, इस प्रकार का यदि मधुर रस जो हमारी शुगर होती है, स्पेशली ये जो शुगर हम खाते हैं, शक्कर, वो जो शुगर होती है, वो हमें कफ के साथ पित्त का भी वर्धन करती है। तो वो हम अगर हम कहें नेचुरल मधुर रस बोलें कि प्राकृतिक मधुर रस, तो उसके अंदर हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम इंक्लूड करते हैं कृत्रिम मधुर रस। तो कफ को तो बढ़ाती है, साथ में पित्त को बढ़ाती है। और जो हमारा प्राकृतिक मधुर रस होता है, जो नेचुरल स्वीटनर आते हैं मार्केट में, जो हमारे पेड़ पौधों से लिए हुए होते हैं, उनको कभी भी इस प्रकार से केमिकल के संपर्क में रख के नहीं बनाया जाता, या उनकी प्रोसीजर अलग रहती है। तो वो हमारी बॉडी में जो है कि ओनली कफ को और बढ़ाने का कार्य करते हैं, वात और पित्त का शमन करने का कार्य करते हैं। तो जो मिठाइयां आप ले रहे हो, वो आर्टिफिशियल शुगर से बनी हुई हैं। जो हम खाते हैं मार्केट में, वो हमें जो है कि डायबिटीज को करेगी, साथ में हमारे पित्त को भी बढ़ाएगी। और जब कभी आप ज्यादा स्वीट्स खा लें, तो आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है, आपने नोटिस किया हो। तो इसी वजह से होती है, क्योंकि वो पित्त की स्निग्धता को बढ़ाते हुए, स्नेह गुण को बढ़ाते हुए, वो उष्ण गुण को भी बढ़ा देती है। चलिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लांट से हो रहे हैं। जी 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 जी, हाँ हाँ, उनको आप इंक्लूड बिल्कुल कर सकते हैं, और वही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि शक्कर का प्रचलन तो अभी चला है। हमारे जब ये शास्त्र लिखे गए, तब इतना प्रचलन में तो था नहीं। तो अपन कहते हैं ना कि अनुक्त जो लैंग्वेज होती है, कि भाई उन्होंने बोल दिया घृत, तो हम डायरेक्टली गौघ्रति मानते हैं। उन्होंने बोल दिया मूत्र, तो स्पेशली सबसे प्रधानतः हम गौमूत्र मानते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मधुर रस वो बोल रहे हैं, तो स्पेशली हम जितनी भी हर्ब्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जो कि हमें प्रकृति प्रदान कर रही है, तो उन्हीं के रसों को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, और उसी से हमारी ये हर्बोलॉजी स्टार्ट होती है। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा अम्ल रस होता है। हाँ जी। सर एक्चुअली फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, थोड़ा वॉइस आपकी कट के आ रही थी। जी। हम्म।
केमिकल्स कैसे, जैसे अभी जो अपन उसमें इंजेक्शंस वगैरह ये कर रहे हैं इन चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनसे बहुत, देखिए क्या है कि दो वर्ड सबसे ज्यादा प्रधानता है आज, काम करने चाहिए और हमें अपनी प्रैक्टिस में लाना भी चाहिए। आज जो भी हम खा रहे हैं, चाहे कोई भी गेहूं हो, कोई भी अनाज हो, कोई भी फ्रूट्स हो, कोई भी वेजिटेबल्स हो, सुरक्षित नहीं है। ऑर्गेनिकली वो तैयार नहीं किए जा रहे हैं, उनके अंदर केमिकल का कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। बट क्या होता है कि नेचर के अंदर एक ऐसी अच्छी चीज है कि वो उनके प्रभाव को कम से कम करती है, लेकिन यहाँ पर हमें शोधन कर्म जरूर कराना आवश्यक होता है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको बमन या ब्रेचन, लघु बमन या लघु ब्रेचन करा ही देते हैं अगर हमें लग रहा है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा दोषों की दृष्टि हो गई है। तो ये हमें स्पेशली करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब उतना प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं जिस प्रभाव के तहत आयुर्वेद की रचना की गई थी। ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है इस समय पे। तो ऑर्गेनिक जो है कि ऑर्गेनिक चीजों को लेना हर किसी के बस की बात तो नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी हैं और बिजनेस के फॉर्मेट में आ चुकी हैं। तो हमें शोधन कर्म स्पेशली वहां पर करने जरूरी होते हैं, तब हम उन चीजों के रिजल्ट ले पाते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं अम्ल रस। जो अम्ल रस जो होता है वो एक्चुअली में क्या करता है कि आपकी जो भूख है, एपेटाइट के ऊपर भी काम करने का कार्य करता है। जैसे आप जो अपना नींबू होता है उसको निचोड़ करके नींबू पानी पीते हैं तो आपके एपेटाइट को बढ़ाने का काम करता है। आप जो भी जैसे हमारे यहाँ पर जैसे संतरा हुआ, मौसमी हुआ, इन चीजों को आप लेने का प्रयास करते हैं तो वो भी आपकी एपेटाइट को बढ़ाने का काम करता है। आपकी नरिशिंग का काम करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कैसे? क्योंकि अम्ल रस में हमने अभी क्या देखा था कि अग्नि का प्राधान्य होता है, तो कहीं ना कहीं वो डाइजेस्टिव फायर पर भी वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर अकेला दीपन कर्म नहीं, यहाँ पर ये पाचन में दीपन की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रिजल्ट करता है। जैसे दाड़िम को आप ले लीजिए, आंवले को आप ले लीजिए, ये अम्ल रस होते हुए भी अम्ल रस नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बोला है। इसका मतलब ये है कि ये अम्ल रस का पॉजिटिव इफेक्ट आपको देंगे, नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं करते हैं। दाड़िम और आमल की, हमारे आचार्य भागवत ने स्पेशली इसके बारे में लिखा है। आपके माइंड को एनलाइटनमेंट करता है, आपके माइंड को एक तरीके से एंटरटेनमेंट करता है। इमली, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे डॉक्टर रामदास अवार्ड सर ने दिया था जब मैं उनका लेक्चर अटेंड कर रहा था। तो एक वेबिनार में उन्होंने, कि एक पेशेंट था और उसका मुख पूरा ड्राई हो गया था और उसके बारे में डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब ये मुश्किल है कि जी पाए, ऐसा कुछ, क्योंकि वो कुछ खाने पीने को कोशिश ही नहीं कर रहा था। तो वहां पर इमली के स्वरस का प्रयोग करवाया डॉक्टर रामदास अवार्ड सर ने, जो कि उनका लेक्चर शायद यूट्यूब पर पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। और चिंचा स्वरस का प्रयोग कराने पर उस पेशेंट ने इमीडिएटली उसके अंदर रिजल्ट आने शुरू हुए और पेशेंट की डेथ होने से बच गई। तो इतने अच्छे रिजल्ट भी हैं, जो कि एनलाइटेंस द माइंड भी बोला गया है, एपेटाइजर भी बोला गया है। तो ये यहाँ पर उनके एग्जाम्पल से इफेक्ट दिखते भी हैं। और हम भी अपने यहाँ पर कई प्रकार के चूर्ण होते हैं जिन्हों में अम्ल रस का भी प्रधानता होती है, उनको हम यूज करवाते हैं। सलाइवेशन को बढ़ाता है ये। अब अम्ल रस को हम देखें तो हमारे यहाँ पर हृदय महाकसाय जो है आचार्य चरकनी ने वर्णित किया है, उसमें चांगेरी वांगेरी इस प्रकार से सभी अम्लीय द्रव्यों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर एक इफेक्ट भी आता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को आपकी, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं जो टीवी में हम एड्स देखते हैं, वो बर्तन साफ करने का, शायद गर्ल्स ज्यादा रिलेट कर पाए इसको। कहते हैं बर्तन साफ करने का जो साबुन वगैरह आते हैं, बिम बार या जो भी है, मैं तो ज्यादा जानता नहीं, बिम बार का एग्जाम्पल मैंने देखा है, उसमें नींबू का फोटो छपा होता है। तो वो कहते हैं कि आपके इसमें नींबू है। तो इसका कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि आपकी जो कढ़ाई है, जो बर्तन है, उसमें जो चिकनाहट है उसको कट करने का काम करता है। वो चिकनाहट क्या है हमारी बॉडी में? वो हमारी चिकनाहट हमारी बॉडी में हो सकती है कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स,
इस प्रकार के जो भी हमारी बॉडी में सबस्टेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के कार्य को रोकने का काम करते हैं, स्निग्ध, स्पेशली स्निग्ध चीजें, उनको भी हटाने का ये कार्य करता है। नेक्स्ट आता है लवण। साल्ट जो होता है वो हमारे डाइजेशन पर तो काम करता ही है, डाइजेस्टिफायर को भी कार्य करता है, और हमारे बॉडी के अंदर लेखन में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, लेखन कर में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, कफ को डाइल्यूट करने का काम करता है। कई पेशेंट्स बोलते हैं सर हमारे मुख में बहुत जो लार है वो उसका जो है बहुत गाढ़ी लार बनती है, सांद्र लार बनती है। कई कहते हैं गले में ऐसा लगता है गले में थूक चिपका हुआ है। तो ऐसे पेशेंट को लवण प्रधान हम जब औषधि देते हैं, चाहे वो अजमोदादी चूर्ण हो या लवण भास्कर चूर्ण हो या अष्टांग लवण चूर्ण हो, तो उन पेशेंट्स में रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि लवण कफ का विलयन करने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल होता है। कफ को बढ़ाने का कार्य नहीं करता, कफ का विलयन करने का कार्य करता है। तो वहां पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है ये। मोबिलिटी में बहुत अच्छा वर्क करता है ये विकासी होता है। विकासी इन दैट मीन्स ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत तेजी से, बहुत फास्ट एक्शन भी कार्य करता है। साथ में इसको विकासी के पर्सपेक्ट पे हम लेना चाहे तो आपके इंटेस्टाइन को डायलेट करने का कार्य करता है। ये वर्ड भी आता है जिसकी वजह से अनुलोमन का काम बहुत अच्छा करता है ये। तो एंटी स्पास्मोडिक इसकी क्वालिटी भी होती है, लैक्सेटिव भी है, लैक्सेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी ने लवण रस का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में कर लिया है तो लैक्सेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से इंटेस्टाइन से पूरा वाटर निचोड़ के आंतों के अंदर ले आता है, ब्लड में से पूरा पानी निचोड़ के ले आता है। और कई बार अगर एक्सेस मात्रा में इसको पेशेंट ले भी रहा है तो हाई बीपी भी बढ़ाता है, क्योंकि ये अपने अंदर जल को समाहित करने का कार्य करता है। तभी हम बोलते हैं कि जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इसका सेवन ना करें, क्योंकि वाटर स्टोर का कार्य करता है। आप नमक को खुला छोड़ दीजिए, वो नमक कैसा हो जाएगा? वो नमक हो जाएगा गीला, पूरी नमी को, पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हमारे टेस्ट को भी बनाने का कार्य करता है। ये हमारी बॉडी के चैनल्स को, स्रोतसों को क्लीन करने का कार्य भी करता है। इसलिए इसका औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लवण को अगर हम लेना चाहें तो सेंधव लवण की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। कटुरस जो होता है, कटुरस के बारे में हम समझते हैं। कटुरस क्लीनिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉपरली बताया गया है। उष्ण होने की वजह से, रुक्ष होने की वजह से बॉडी में क्लीनिंग करने का कार्य करता है। फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये समान वायु पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। किस पर? समान वायु पर बहुत अच्छा रिजल्ट होता है कटुरस का। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड के जैसे हमने समान वायु में क्या पढ़ा था कि भोजन का किट और सार दो भागों में डिवाइडेशन करना, मल और आपकी बॉडी के लिए क्या आवश्यक है, जो रस है उसको अलग अलग करने का कार्य। तो वहां पर ये समान वायु की हेल्प करता है। लैक्राइमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके ऑर्गन्स के सेंसेस, यानी ऑर्गन के सेंसेस क्या होते हैं कि किस ऑर्गन की क्या फंक्शनिंग है, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि वात को भी ये बढ़ाने का, मतलब बढ़ाने का तो नहीं बोलूंगा मैं, वात की बैलेंसिंग में बहुत अच्छा काम करता है। वात दोष की बैलेंसिंग में बहुत अच्छा कार्य करता है। जो हमने एक वात दोष का एक कर्म पढ़ा था, संधानीय, जब मैंने बताया था कि आपके नर्वस सिस्टम को आपस में जोड़ने वाला, कि बॉडी के अंदर खाना गया है या जाने वाला है तो उससे पहले बॉडी को सिग्नल दे देना कि आप बाइल जूस बनाना शुरू कर दें, पैंक्रेटिक जूस बनाना शुरू कर दें, जो आवश्यक एंजाइम्स हैं उनको रिलीज करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कुछ आने वाला है। तो इस प्रकार से ये भी उसमें वर्क करता है। इस प्रकार से इसके भी कई कर्म होते हैं जो हमने जस्ट अभी बात की है। तिक्त रस जो होता है, तिक्त रस क्या करता है? ये टॉक्सिसिटी को खत्म करने का कार्य करता है। टॉक्सिसिटी को कर्ब करने का कार्य करता है। पित्त दोष का शमन करने के कारण ये मूर्छा में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
बर्निंग सेंसेशन जो होती है उसको भी समाप्त करने का कार्य करता है, क्योंकि शीत प्रकृति का होता है। पेशेंट जिनके अंदर बहुत ज्यादा इचिंग होती है स्किन पर, अगर तिक्त रस प्रधान औषधि जैसे पंचतिक्त घृत का हम प्रयोग कराते हैं, पंचतिक्त घृत गुग्गुलू का प्रयोग कराते हैं, तो जिन पेशेंट्स में इचिंग बहुत ज्यादा होती है, सोरियासिस, एक्जिमा, इस प्रकार के पेशेंट में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स में इचिंग होती है, तो वहां पर इससे अच्छे रिजल्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की प्राइमरी कंप्लेंट क्या होती है कि सर खुजली बहुत हो रही है, उसको घाव हो गया, उसकी टेंशन नहीं है, वो हमेशा यही कहेगा, उसकी चीफ कंप्लेंट होगी सर खुजली बहुत होती है, खुजाते खुजाते खून निकल आता है। तो वहां पर आपको अगर रिजल्ट लेने हैं तो पंचतिक्त घृत का प्रयोग कर सकते हैं आप, पंचतिक्त द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, निम्ब का प्रयोग कर सकते हैं आप। इस प्रकार से द्रव्यों का चयन करके, या आपकी क्लिनिक पर कौन सी मेडिसिन रखी है उन मेडिसिन को उठाइए, उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उनके अंदर क्या घटक द्रव्य हैं और उनके अंदर तिक्त रस की प्रधानता है, तो आप उनका भी प्रयोग करके रिजल्ट ले सकते हैं। अलग से आपको बाहर से कोई नई मेडिसिन लाने की जरूरत नहीं है। मैं यही करता हूं, मैं यही करता हूं कि एक सिंगल मेडिसिन से मल्टीपल डिजीज में रिजल्ट लेने का प्रयास करता हूं, जो कि ये पूरा मेथड में आपको मैथमेटिक्स ऑफ द्रव्य गुण जब स्टार्ट होगा अपना, तो उसमें मैं, और बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पर मैं ये आपको समझाऊंगा। हमारी क्लासेस इस प्रकार रहेंगी कि अभी हम तीनों दोषों को फिनिश करेंगे, नेक्स्ट वीक में तीनों दोषों को फिनिश करेंगे हम। वात हो गया है, पित्त हो जाएगा और कफ हो जाएगा, उसको फिनिश करके फिर हम क्या करेंगे, धातुएं उठाएंगे, और एक एक लेक्चर द्रव्य गुण का, दो लेक्चर धातुओं पर रहेंगे, एक लेक्चर द्रव्य गुण का, दो लेक्चर धातुओं पर। तो इस प्रकार से हम दोनों को बैलेंस करते हुए आगे चलेंगे, और वहां पर एग्जाम्पल सेट करके उन धातु और दोषों से संबंधित चिकित्सा को भी सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा, ये हमारे बॉडी के अंदर ड्राइनेस पैदा करता है। ड्राइनेस पैदा करने से क्या करेगा, ये लेखन कर्म कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से बोल दीजिए इंटरनल सर्जरी को भी परफॉर्म कर सकता है। ये कटु और तिक्त रस की और कषाय रस की तीनों की बहुत प्रधानता है कि ये इंटरनल सर्जरी, मतलब जैसे फाइब्रॉइड किसी को हो गया, पीसीओडी किसी को हो गया, तो अंदर जो मांस की गठाने हो जाती हैं, मांस धातु की गठाने हो जाती हैं, या कफ दोष के कारण कुछ लाइपोमा जैसी कंडीशन बन जाती है, तो वहां ये उनको समाप्त करने में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कसाय रस। कसाय रस के बारे में सभी जानते हैं, ये स्तंभन का कार्य करता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्टिफनेस को भी पैदा कर देता है अगर इसका ज्यादा प्रयोग कर लिया जाए। ये बढ़े हुए कफ को भी समाप्त करता है, रक्त पित्त में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये हमने 6 रसों को एक नॉर्मल से वे में समझने का प्रयास किया। अब इनको हम देखते हैं अलग तरीके से कि यहाँ पर ये वर्क कैसे करता है। जैसे वात दोष है, तो वात दोष में हम लवण, अम्ल और मधुर, इस क्रम में हम प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, आहार के रूप में स्पेशली। ये उनके स्टेप्स हैं। पित्त में हम तिक्त, मधुर और कषाय के रूप में प्रयोग करते हैं। हम सभी ने पढ़ा है मधुर, तिक्त, कषाय पित्त शामक है, और जो कफ शामक है वो कटु, तिक्त, कषाय, कफ शामक होता है। इसका नेचर होता है हॉट, शार्प, पेनिट्रेटिंग, लाइट और ड्राई नेचर का होता है, इसलिए कफ को समाप्त करेगा, क्योंकि कफ के शीत गुण के अपोजिट उष्ण गुण भी होना चाहिए, है ना। जो हमारा जो शांत गुण होता है उसके अपोजिट हमारा शार्प और लाइट गुण भी होना चाहिए। गुरु के अपोजिट हमारा जो है लघु गुण आवश्यक है। तो बेसिकली हम जब द्रव्य गुण की बात करते हैं तो वहां, चलिए, तो आज की जो औषधि है हमारी वो है अभी कालमेघ। कालमेघ, कालमेघ के बारे में मैंने आपको कुछ रिसर्च पेपर शेयर किए थे, वो रिसर्च पेपर आप सभी ने देखे होंगे उम्मीद करता हूं, यदि नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आज के युग में हैं, तो हमें आज आयुर्वेद के रसगुण विपाक के साथ साथ कुछ मॉडर्न रिसर्च क्या कहती हैं उनको भी देखना आवश्यक है, क्योंकि वो कुछ अलग से तो नहीं कहती हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उन्हीं चीजों को उन्होंने डिटेल्ड में
एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। कालमेघ के बारे में सभी जानते हैं, ये वासा कुल से है, जो हमारा अड़ूसा होता है उसकी फैमिली से आता है ये। दूसरा, कालमेघ का सभी बॉटनिकल नेम जानते हैं। एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली एक्यांथेसी को बिलोंग करता है। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जहां पर लिवर की बात आती है, जहां पर लिवर संबंधित बात आती है, वहां पर मेरा और मेरे गुरुदेव का ये फेवरेट प्लांट है, ये फेवरेट प्लांट है हमारा। और इससे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं कि मैं बता दूं, यहाँ पर आपको रसगुण विरूपाक जानने की भी आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करके किसी भी प्रकार के लिवर डिसऑर्डर में आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के रक्तज व्याधि में आप इसका उपयोग करके बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। मोस्टली जो भी जिसको मैं कहूं कफ पित्त प्रधान रोग हैं, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस के कई टाइप्स होते हैं, तो वहां पर जहां कफ और पित्त की प्रधानता आपको दिख रही है, वहां आप आंख बंद करके इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन जो है कालमेगिन और एंड्रोग्राफोलॉइड है, जो इसके मेन है। बाकी अन्य जो भी इसके कंटेंट है उससे हमें इतना नहीं लेना है। जो हमें मेडिसिनली यूज में आते हैं वो दो ही हैं, कालमेगिन और दूसरा जो आता है वो आता है एंड्रोग्राफोलिड। एंड्रोग्राफोलिड, तो ये दोनों स्पेशली इसके रिजल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च पेपर में आने आपको सेंड किए थे, उन रिसर्च पेपर में इन दोनों के बारे में बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा कालमेघ है, उस कालमेघ के गुणों को देखें तो गुण में आता है लघु और रूक्ष। लघु एवं रूक्ष। रस क्या है? रस है तिक्त। क्या है? रस तिक्त। और विपाक है कटु। और वीर्य है उष्ण। अब इसके गुणों को देखें तो गुणों से क्या समझ में आ रहा है? गुण से समझ में आ रहा है लघु है, रूक्ष है। लघु और रूक्ष वात को बढ़ाने वाला हो गया। कटु तिक्त कसाय वात को बढ़ाने वाला हो गया, तो वात को बढ़ाएगा ये समझ में आ रहा है हमें। उष्ण गुण क्या करेगा? वात के शीत गुण का समन करेगा। अब हमें थोड़ा सा अच्छा लगा, नहीं तो हमें टेंशन हो गई थी कहीं ये दे दिया तो वातज व्याधि तो नहीं बढ़ जाएगी। चूंकि वीर इन तीनों के ऊपर होता है, इन तीनों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। कौन तीन? गुण, रस और विपाक से ऊपर होता है वीर्य, तो उनको बैलेंस भी करेगा। मतलब बात बढ़ेगा, बट इतना नहीं बढ़ेगा कि आपको किसी व्याधि में डाल दे, मतलब बैलेंसिंग स्टेट में रखेगा। अब दूसरा इसके एनालिसिस हम करते हैं कि लघु है, रूक्ष है, मतलब कफ का समन करेगा। रूक्ष है तो पित्त का भी समन कर सकता है, क्योंकि पित्त के अंदर स्नेह गुण होता है। तिक्त है, बिल्कुल पित्त का समन करेगा। बट कटु है तो हल्का सा पित्त को बढ़ा सकता है। लेकिन तिक्त और कटु होने से ये हमारे कफ का शमन करेगा। लघु और रूक्ष होने से, लघु मीन्स कफ के गुरु गुण का, रूक्ष मीन्स कफ के स्निग्ध गुण का, ये शमन करेगा। और उष्ण है तो कफ के शीत गुण का भी शमन करेगा। इससे क्या समझ में आता है कि कफ को, मुख्यतः कफज व्याधियों को सबसे जल्दी ये ठीक करेगा, सबसे जल्दी ये ठीक करेगा। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आता है कि उष्ण है तो पित्त को बढ़ाना चाहिए। नहीं, इस प्रकार से एनालिसिस नहीं की जाती है ड्रग्स की। मैं आपको बताऊं, उष्ण है बट गुण में स्निग्धता नहीं है। गुण में क्या है? रूक्षता है। जब पित्त का स्नेह अंश
पित्त का स्नेह अंश बढ़ता है तब वो उष्णता को बहुत तेजी से बढ़ाता है, और जब पित्त का स्नेह अंश कम होता है तो अग्नि को बढ़ाता है। ये डिफरेंस है। फिर से सुनिए, जब पित्त का स्नेह गुण जो होता है, जो चिकनापन होता है पित्त के अंदर, चिकनापन ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा गाढ़ा घी जैसा, नहीं, जो हमारा तिली का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, उस प्रकार का कंसंट्रेशन लिए हुए, उतना पतला, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, उतना पतला, ऐसे पतले हुए द्रव्य को, इस प्रकार के चिकने द्रव्य को हम पित्त के स्नेह गुण से तुलना कर लेते हैं समझने की दृष्टि से। तो जब वो स्नेह गुण बढ़ता है तो उसके साथ पित्त का उष्ण गुण बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अगर स्नेह अंश किसी द्रव्य के अंदर, किसी भोजन के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर उष्णता है लेकिन स्नेह नहीं है, तो वो पित्त को नहीं बढ़ाएगा। वो किसको बढ़ाएगा? वो अग्नि को बढ़ाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक व्यक्ति डायरेक्ट अग्नि के संपर्क में चला गया तो किस प्रकार से जलेगा? ड्राई बर्निंग हो जाएगी। और एक व्यक्ति तेल से जल गया तो किस प्रकार का उसका अपीयरेंस होगा? उसकी स्किन गल गल के गिरेगी, गलाव होते हुए गिरेगी वो। तो ठीक इसी प्रकार हम समझते हैं कि ये उष्ण गुण अग्नि को बढ़ाने का कार्य करेगा। क्योंकि रूक्ष है, लघु है, कटु है, तिक्त है, उष्ण है, तो समान वायु पर कार्य करना चाहिए। इसको समान वायु पर कार्य करना चाहिए। और समान वायु क्या करती है? समान वायु दीपन कर्म करती है। तो ये दोषों की दृष्टि से, दोष कर्म की दृष्टि से ये हमारा कफ और पित्त हर हो गया। समझने का प्रयास करें, कफ और पित्तहर। अभी पित्तहर कैसे, इसको और अभी डिटेल में जाकर के मैं आपको समझाता हूं। कफ और पित्त का हरने वाला हो गया। क्योंकि ये समान वायु को बढ़ाएगा तो ये दीपन कर्म करेगा, और समान वायु जब बढ़ेगी तो ये लिवर जो है, हमारे लिवर को, उसको एक्साइटेड करने का काम करेगा। वहां से पित्त का रेचन करवाएगा, यानी वाइल जूस को निकालेगा। तो क्या होगा? ये यकृत उत्तेजक, यकृत उत्तेजक। दूसरा क्या होगा? पित्त को निकालने वाला। यानी अब ये कहां काम करने वाला है? लिवर सिरोसिस के अंदर, जहां हेपेटोसाइट्स के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा तैयार हो जाता है, उस कंडीशन में वर्क करने वाला है। दूसरा, जो गॉल ब्लैडर के अंदर अगर हार्ड नहीं है स्टोन और लिक्विफाइड स्टोन है, कीचड़ जैसी है, तो उसको भी निकालने का कार्य करेगा। अगर मेरा एक्सपीरियंस है 5 और 6 mm के आसपास की हमने गॉल स्टोन निकाली हैं, तो 5 और 6 mm के आसपास अगर गॉल स्टोन है तो इजीली इसके सारे और आरोग्यवर्धनी बटी शिवा गुटका है, इनका प्रयोग करके हम निकालते हैं। तो उसके थ्रू ये बहुत अच्छा कार्य करेगा। क्योंकि रेचन है तो थोड़ा बहुत ब्रेचन भी करवा सकता है। ये लघु और रूक्ष होने से रक्त के अंदर जो सांद्र गुण बढ़ता है, उसका स्नेहांश गुण बढ़ता है, जो कि पित्त को बढ़ाने का कार्य करता है, उसका भी शोषण करता है। तो ये ब्लड प्यूरिफायर के रूप में कार्य करेगा। चूंकि तिक्त रस है तो तिक्त रस ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी मॉडर्न साइंस में इसके लिए बताई गई है। हेपेटोमेगाली, फैटी लिवर सिंड्रोम, लिवर सिरोसिस, एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक दोनों, वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। कॉलीसिस्टाइटिस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और अगर मैं आपको सिंपली कहना चाहूं तो ये लिवर, स्प्लीन, किडनी, इन 3 ऑर्गन्स पर बहुत ही बेटर रिजल्ट
देने वाला पौधा होता है। साथ में हृदय रोगों के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करता है। इसको एंटी इंफ्लामेटरी क्यों बोला गया है? ये स्पेशली मॉडर्न साइंस के रिसर्च पेपर में बोला गया है और ये हमारे यहाँ पर इसको सोथर बोला है आचार्यों ने। मॉडर्न साइंस में बोला गया है जो हमारे इंटरनल बिसरा हैं, जैसे कोलाइटिस, कोलोन के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, कोलाइटिस हो गई। हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, वहां पर वर्क करता है। हमारे लिवर में हेपेटाइटिस की कंडीशन, जॉइंटिस की कंडीशन, वहां पर वर्क करता है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस वहां पर वर्क करता है। कार्डियक मायोपैथी वहां पर वर्क करता है। मतलब आप कहने का समझ रहे हैं कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर इन्फ्लामेशन आया है, उन सभी पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये हमने सारी डिजीजों में तो एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी वैद्य का, लेकिन कुछ डिजीजों में हमने इसके रिजल्ट लिए हैं। दूसरा एक बेस्ट एग्जांपल है, ये एंटीवायरल होता है। एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी में शानदार रिजल्ट हैं। हर्पीज के पेशेंट्स में हमने कालमेघ का रिजल्ट देखा है। एसाइक्लोविर जैसे एलोपैथिक मेडिसिन वर्क करती है, उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट हमने लिए हैं, उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट लिए हैं। कोरोना में इसका कोई जवाब नहीं है। कोरोना के वायरस के मल्टीप्लिकेशन को ये वहीं पर ब्लॉक कर देता है और वायरल लोड को, जो वायरस का लोड बढ़ता है, उसको बढ़ने से रोक देता है। इसलिए सुदर्शन चूर्ण बटी या सुदर्शन चूर्ण जो था, उसके अंदर ये रहता है। इसको चिरायता के नाम से भी जानते हैं। और वहां पर हमने सुदर्शन चूर्ण बटी दे करके इसके रिजल्ट लिए हैं। प्लेन कालमेघ एसडीएम फार्मा का था, उसके रिजल्ट लिए हमने। और एक और एशियन कंपनी करके कोई है, वो भी कालमेघ के कैप्सूल बनाती है, उसके रिजल्ट तो मैंने नहीं लिए हैं, बट मेरे गुरुजी यूज करते हैं उसको, तो उन्हें रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए शायद वो यूज करते हैं उसको। ये स्पेशली मलेरिया उसमें वर्क करता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, किसी भी प्रकार का अगर आपको ज्वर मिलता है, उस ज्वर में आंख बंद करके इसको आप दे दीजिए, वहां आप इसके रिजल्ट ले सकते हैं। तो किस प्रकार से ये दोषों का समन करता है, मैंने आपको गुणों के एनालिसिस से बताया। ये श्वेत जनन है, ये स्किन डिजीज में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, तो आप स्किन डिजीज में इसके प्रयोग कर सकते हैं। एपेटाइजर के रूप में कार्य करता है, इसलिए आयुर्वेद में अग्नि मांत्र को समाप्त करने का वर्ड इसके लिए आता है। इसके ऊपर अभी रिसेंटली बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है। इसको कैंसर को समाप्त करने वाली औषधियों में बहुत ऊपर देखा जा रहा है। कैंसरोलिटिक करके इसको बोला गया है। क्यों? क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल विसरास के इन्फ्लामेशन को दूर करता है, और जिन सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उन सेल्स के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं कैंसर में कन्वर्ट होने के। ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इसलिए सेल्स के अंदर लाइसोसोम को एक्टिवेट करने का काम करता है, सेल्स की लिटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए ये जो कैंसर सेल्स होती हैं, उनको नेचुरल सेल्स के थ्रू फैगोसाइटोसिस करा करके रिप्लेस करने का कार्य करता है। ये अभी रिसेंटली रिसर्च में देखा गया है, जो रिसर्च पेपर मैंने आपको शेयर किए हैं, एक बार स्टडी जरूर करना। ये हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स पर कार्य करता है। हाइपोग्लाइसेमिक कैसे, मैं आपको बता दूं। एक छोटे सा एग्जांपल समझते हैं। डायबिटीज का शायद मैंने आपका लेक्चर लिया है या नहीं लिया, आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं लिया तो मैं आप उसके लिए लेक्चर ले लूंगा। डायबिटीज जो होती है, वहां पर क्या होता है, ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस होती है। बैड कोलेस्ट्रॉल या आम दोष जिसको हम बोलते हैं अपने आयुर्वेद की दृष्टि से, वो सेल्स के ऊपर एक लेयर बना देता है फैट की, जिससे क्या होता है कि इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इंसुलिन के रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, और जब इंसुलिन आता है और इंसुलिन आकर के उन रिसेप्टर से जुड़ने का प्रयास करता है, तो वहां पर तो फैट की लेयर है। ऐसे देख लेते हैं इसको हम एक डायग्राम के थ्रू।
कि ये सेल है और इसके चारों तरफ ये फैट की लेयर है। तो अब यहाँ से इंसुलिन आ रहा है और इंसुलिन जब यहाँ पर पहुंचता है इस जगह पर तो इससे जुड़ नहीं पाता क्योंकि ये लेयर है। तो इसका जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म साथ में बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकने का कार्य ये करता है। तो ये लेयर का भी समाप्ति होती है और सेल प्रॉपरली अपने एक्शन में आती है और इंसुलिन यहाँ जुड़ता है तो ग्लूकोज अंदर एंटर होता है और एटीपी जनरेशन होकर के बॉडी को अच्छा करता है। तो बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करने का ये कार्य करता है, इसलिए इसको हाइपोग्लाइसीमिक बोला गया है। हाइपोग्लाइसीमिक बोला गया है। नेक्स्ट इसको जो बोला गया है वो हमारे यहाँ पर थ्रोम्बोलिटिक इसके नाम से भी इसको बोला गया है। थ्रोम्बोलिटिक मींस ब्लड क्लॉट्स के फॉर्मेशन को भी रोकने का कार्य करता है। क्यों करता है? क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ बनते हैं? हमारे लिवर के अंदर। अब ये लिवर को ही शुद्ध कर रहा है तो फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्यों नहीं समाप्त कर सकता? मतलब क्या समझ में आया कि जो व्यक्ति अपने ब्लड को पतला करने के लिए इकोस्प्रिन ले रहे हैं उनको टेंशन नहीं लेनी है, कालमेघ का यूज करेंगे तो परमानेंटली उनका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा और उनको लॉन्ग टर्म के लिए इकोस्प्रिन नहीं लेनी पड़ेगी और उसके साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। तो ये हमारा कालमेघ का एक पर्सपेक्ट था। आगे की अन्य जो लिवर से रिलेटेड औषधियां हैं वो कल सुबह के लेक्चर में हम और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जो मैंने आपको रिसर्च पेपर दिए हैं कालमेघ से रिलेटेड, प्लीज उनको एक बार रीड जरूर करना। इन 7 दिनों के अंदर आप रीड कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप अपने शेयर कीजिए। सर ये जो कालमेघ का आपने बताया ना, कालमेघ की क्या क्या मतलब ये प्रिपरेशंस आती हैं एंड मतलब इसको जैसे सिंगल ड्रग के तौर पे भी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इसकी टैबलेट्स वगैरह आती हैं या क्या क्या? देखिए कालमेघ का आपको मार्केट में पाउडर अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। कालमेघ के कैप्सूल्स जो हैं वो बहुत ही कम फार्मा बनाती हैं, तो वहां पर आप सुदर्शन चूर्ण वटी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और कालमेघ जैसे ही रिजल्ट आते हैं। उसमें कालमेघ मिला हुआ है, अच्छी खासी क्वांटिटी में मिला है। दूसरा एसडीएम फार्मा है और मैं एक दो फार्मा के फोटोज आपको सेंड कर दूंगा, मुझे नाम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी उनकी कम होती है। अगर आपको एसडीएम फार्मा के एमआर का नंबर चाहिए हो अपने क्लिनिक के लिए तो मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको वहां भी अवेलेबल करा देंगे, किसी एमआर से कांटेक्ट करा देंगे जो आपके आसपास के सराउंडिंग में होगा। काल मेघा सब का प्रयोग कर सकते हैं आप, काल मेघा सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रिपरेशंस आती हैं। बाकी अपने यहाँ पर चिरायता करके पाउडर भी आता है, चिराकिन टैबलेट आती है उसकी चरक की, उसके अंदर भी कालमेघ है। जितनी भी ज्वरनाशक औषधियां हैं स्पेशली उनका कंटेंट आज की डेट में कालमेघ ही है, तो आप उनका प्रयोग करके, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूं जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, वैसे तो बहुत से हैं लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि अगर आपको बहुत बेटर रिजल्ट लेने हैं ना तो प्लेन अगर कालमेघ का कैप्सूल या कालमेघ का पाउडर मिल जाए तो बहुत जल्दी बहुत बढ़िया रिजल्ट देखे हैं मैंने इसके, एकल औषधि के रूप में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। किसी और का क्वेश्चन हो डॉक्टर्स तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ सर, एसडीएम फार्मा का जो प्रोडक्ट आता है कालमेघ, उसका नाम कालमेघ के ही नाम से आता है, कैप्सूल कालमेघ। उन्होंने सिंगल हर्ब्स के नाम से कैप्सूल कालमेघ, कैप्सूल भूमि आमल की, कैप्सूल अश्वगंधा, कैप्सूल जो है शल्य की, ये सब निकाले हुए हैं। और इनके एकल औषधि के रिजल्ट मुझे हिमालय के प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने इनकी क्लासिकल प्रिपरेशंस भी यूज की हैं, मैंने इनकी एकल औषधि यूज की है, दोनों के अच्छे रिजल्ट हैं। हाँ, थोड़ा इनके पेटेंट में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं जितना क्लासिकल प्रिपरेशंस में बढ़िया रिजल्ट है।
जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप। सर मेनली जो लीवर से रिलेटेड जो मेनली लीवर से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स रहते हैं ना, उसमें मींस कालमी का बेस्ट रिजल्ट है, जैसे लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स में सर। बिल्कुल डॉक्टर, वहां पे अगर यूज करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स। बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट हैं लिवर सिरोसिस के। मेरे पास तो चूंकि बहुत ही कम पेशेंट्स रहे हैं, बट मैं जब भी मेरे गुरुदेव के पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं तो मैं उनके स्टडी करने के लिए चला जाता हूँ। वो कालमेघ, पुनर्नवा और भूमि आमल की, देखिए आपको मैं बताऊं, एकल औषधि में वो कालमेघ के साथ साथ पुनर्नवा, भूमि आमल की को प्रयोग करते हैं, और साथ में आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग करते हैं, और ब्रेचन कर्म उनको कराते हैं। ब्रेचन कर्म ऐसा नहीं कि वो घृत पिला करके कराए जा रहे हैं, वो आसानी से लघु ब्रेचन घर पे परफॉर्म कराते हैं उस पेशेंट्स को। जैसे उन्होंने कह दिया खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको 1 चम्मच घी खाना है सुबह और शाम को, और फिर उनको ब्रेचन बटी के थ्रू ब्रेचन करवा देते हैं। ये उनका प्रोसीजर रहता है। बाकी फिर पेशेंट्स के अंदर क्या कॉज रहे हैं, कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। बट आप कालमेघ, भूमि आमल की या कालमेघ, पुनर्नवा, इन दोनों का योग किसी भी प्रकार के लिवर सिरोसिस में आंख बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि पुनर्नवा का काम ही है पुनः नया करना। उसका नाम ही इसी प्रकार से रखा गया, पुनः नवा, यानी रेजुविनेटिंग जो प्रॉपर्टी इसके अंदर है बहुत अच्छी है। आचार्य चरक ने बयस्थापक द्रव्यों में इसको रखा गया है, और चूंकि प्रियव्रत शर्मा जी ने मूत्रल द्रव्यों में रखा है तो हम ज्यादा डायूरेटिक समझ लेते हैं इसको, बट ऐसा नहीं है। ये रेजुविनेशन की प्रॉपर्टी रखता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, तो सेल्स रेजुविनेशन पर वर्क करता है। ओके सर। सर बाकी SGOT SGPT अगर बड़े हो तो वो भी 100% कालमेघ अकेला पर्याप्त है। SGOT SGPT बड़े हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ही बड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा वायरल लोड है, तो इसके साथ में आप भूमि आमलकी का स्वरस इंक्लूड कर दीजिएगा। कालमेघ के साथ भूमि आमलकी का स्वरस इंक्लूड कर दीजिएगा, और आप रिपोर्ट्स करा के देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इस प्रकार का आपका रिजल्ट है। भूमि आमलकी के सर, भूमि आमलकी के नाम से कैप्सूल्स भी आते हैं, पाउडर भी मिलता है, और पतंजलि ने तो स्वरस भी निकाल दिए हैं, और उसके स्वरस की क्वालिटी मुझे ठीक भी लगती है। पतंजलि के स्वरस की ऑर्गेनिक फार्मा है, उसका पाउडर भी आते हैं, ऑर्गेनिक फार्मा के पाउडर आप ले सकते हैं। SDM खुद भूमि आमलकी का कैप्सूल निकालती है, SKM फार्मा भी उसकी टैबलेट्स निकालते, तो आप इनमें से किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। मेरा साउथ की कंपनियों पे ज्यादा बिलीव इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी अपनी जो प्रैक्टिस में नॉर्थ की कंपनियों के यूज किए, बट जो रिजल्ट साउथ की कंपनियां देती हैं, एक तो रिजल्ट भी अच्छे होते हैं, प्राइस भी उनकी सस्ती होती है, तो पेशेंट के लिए अफोर्डेबल होता है, तो इजीली देते हैं। अगर कॉन्टेक्ट्स आपके हो जाते हैं, नहीं होते तो मैं आपको नंबर्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। जी ओके सर। सर आपके सर ये आरोग्यवर्धनी पानी के साथ देते हैं या फिर दूध के साथ? ये पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग डॉक्टर हम डिसाइड करते हैं। प्रकृति का, और प्रकृति मीन्स सॉरी, प्रकृति नहीं, पेशेंट के क्या दोष हैं, क्या रोग है, उसके अनुसार। बट मोस्टली मैं पानी से ही देता हूँ। मैं अनुपान चिकित्सा को जब यूज करता हूँ जब डिजीज बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो, और बहुत सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया है, चैलेंजिंग केस में स्पेशली मैं यूज करता हूँ, तब मैं इसका प्रयोग करता हूँ। कभी मैं कुमारी आसप के साथ, जैसे अगर मैं कहूँ जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, जो मैंने अभी बताया 5 से 6 mm के आसपास है, तो वहां पर मैं कुमारी आसप नंबर 1 को अनुपान के रूप में लेता हूँ। बाकी इसको मैं पानी से ही यूज करवाता हूँ, गुनगुने पानी के साथ इसको उपयोग करवाते हैं। अच्छा, डॉक्टर नवनीत जी पूछ रहे हैं बेड वेटिंग मैनेजमेंट। सर बेड वेटिंग में स्पेशली अपने आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों में कृमिनाशक चिकित्सा और मनोबल्य औषधियों का प्रयोग करने को बोला है। तो यहाँ कृमिनाशक औषधियों में आप बिडंगा सब का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा विडंग का जो पाउडर आता है उसको भी, बच्चों को पाउडर तो खैर नहीं ले सकते वो, बट बिडंगा सब का प्रयोग करा सकते हैं आप। दूसरा टैबलेट नियो आती है चरक की, वो कृमिनाशक भी है और साथ में वो मनोबल्य औषधि भी है। तीसरा बला का भी प्रयोग करा सकते हैं, बला बलारिस्ट आती है उसका प्रयोग।
इससे जहां तक है मैं आपको बता दूं, ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आप बिडंगा रिस्ट या बिडंगा सब जो उपलब्ध हो उसको और टैबलेट नियो देंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों पर कार्य करेगी, दोनों पर कार्य करती है। चलिए, और कोई क्वेश्चंस आपके हों तो आप हम ले सकते हैं। सर मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, फिर से टाइप करके बता सकते हैं। लेवल सर किस चीज का लेवल इंक्रीज है, थोड़ा क्लियर करें। मैं बताता ये एक्चुअली क्या था, आईजीई लेवल है टोटल। पेशेंट लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे प्रतिशाय और कफ के बारे में, तो आपने हमारे को अमृता श्वास अमृतम बताया था। जी जी तो उसके लिए कि हाँ काफी रिजल्ट इसके अच्छे हैं, तो जी वो मैंने भी यूज किया। बट कहीं मुझे लग रहा है कहीं कोई चीज पॉइंट मिसिंग है मेरे मेरे पार्ट पे, कि पेशेंट कई बार आता है कि भाई कफ है, हमने टेस्ट करा लिया, एक्सरे नॉर्मल है, वो बिल्कुल क्लियर कट एलर्जी कफ है। जैसे कि अब लास्ट पेशेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पे मैंने ये सवाशामृतम दिया और 7 दिन हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है उसका। जी पेशेंट का हिस्ट्री है कि मैंने 8-10 दिन पहले बर्फ का गोला खाया था, उसके बाद मेरा गला खराब हुआ, उसके बाद मैं दवाई ली, ठीक हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी खांसी नहीं जा रही। जी थ्रोट देख लिया, नॉर्मल है, सब ठीक है। उसने कहा मेरा एक बार टेस्ट करा लो, तो हमने सीबीसी करा लिया, एक इस्नोफिलिया काउंट करा लिया, एक आईजी टोटल लेवल करा लिया, एनर्जी लेवल, तो वो नॉर्मल है। तो मैंने फिलहाल उसको उस समय तो शितोप्लादी और अगस्थरित की ग्रेन्यूल साथ में दे दिए थे, क्योंकि और कुछ लग नहीं। साथ में मैंने मॉन्टर एलसी दे दिया था कि अभी फिलहाल सिम्टोमेटिक कुछ रिलीफ आएगा, और कोई मच रिलीफ नहीं था आफ्टर 5 डेज। यूजुअली मैं अपने प्रैक्टिस में कई बार क्या करता हूँ कि शितोप्लादी चूर्ण और अगस्थरित के दे देता हूँ। जब इस तरह के पेशेंट होते हैं ना, एंटीबायोटिक खा के आ चुके होते हैं, या मेरे यहाँ से एंटीबायोटिक खा के ठीक नहीं हुए होते, बट अफेब्राइल हो जाते हैं, कफ नहीं है, बलगम नहीं है, तो एलर्जी रहेगी, तो यूजुअली पेशेंट रिस्पॉन्स कर देता है। तो ये पेशेंट ऑलरेडी 7 दिन से दवाई ले रहा है, और फिर मैंने इसको 5 दिन हो गया श्वास अमृतम भी दे दिया था, 3 TSF बीडी, साथ में शितोप्लादी दे रहा हूँ मैं इसको, बट रिलीफ है नहीं। ये एक पेशेंट हो गया। दूसरा, कई पेशेंट आते हैं जिनका कफिंग चल रहा है, कई बार वो नाक ब्लॉक बताते हैं, कई बार रनिंग बताते हैं, और है इससे कि भाई ये सीजनल हो ही जाता है मेरे को, और फीवर नहीं है। उसमें से एक जो पर्सन है उसका आईजी लेवल इंक्रीज है लगभग 1200 के आसपास, जो नॉर्मल रेंज है हमारी 400 तक होती है। तो दोनों के लगभग सिम्टम एक जैसे हैं, एज फैक्टर भी एक जैसी है, 25 to 30 के बीच में दोनों पर्सन लड़के हैं, और बहुत ज्यादा कोई ऐसा एक्सपोजर वाला, स्मोकिंग वाला, या कोई हम कहीं पॉल्यूशन मतलब एक्स्ट्रा वाला कोई ऐसा वर्क जॉब नहीं है जिसको मैं कहूँ कि इसकी वजह से हो रहा होगा। अगर हो भी रहा होगा तो ऐसे पेशेंट आते हैं जो कई सालों से चीजें कर रहे होते हैं, राइट नाउ कोई ट्रिगर फैक्टर मिला और वो हो गया, हमने फिर तुक्के में आईजी लेवल करा लिया, तो हमारे पास कहने के लिए हो जाता है कि भैया ये आपकी एलर्जी बढ़ी हुई है, इससे ठीक नहीं होते हो। बट इंटरनली हमें भी पता है कि हमसे कहीं ना कहीं संप्राप्ति में गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से हो रहा है। तो वो मैं ये जानना चाह रहा था कभी इसमें कैसे अप्रोच करें। फर्स्ट लाइन मैंने शितोप्लादी दे चुका हूँ, मॉन्टर एलसी में यूजुअली मैं हर उनको ड्राई कफ आ रहा है कि वेट कफ आ रहा है डॉक्टर साहब? ड्राई कफ। तो उनको आप शितोप्लादी के किसके साथ दे रहे हैं आप, शहद से या घृत से? नहीं सर, शहद से, और या ऑफ एंड ऑन अगर पेशेंट को लगता है कंफर्टेबल नहीं है शहद के साथ या टाइम नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि भैया तू उससे खा ले, पानी से ले ले, बट एटलीस्ट ले ले को दिन में 2 बार। यहाँ पर डॉक्टर साहब आप क्या कीजिए कि शितोप्लादी की जगह ताली शादी से रिप्लेस कीजिए, और ताली शादी में त्रिवन कीर्ति रस को ऐड करके घृत से आप दिलवाइए। अच्छा, घृत से जस्ट इतना अच्छा मैं आपको बता दूं, एक इसको ही समझ सकते हैं कि कुछ एक संयोग बन रहा है कि मेरी सिस्टर को भी जस्ट इसी प्रकार का मैंने सारी रिपोर्ट्स करा ली, और ऐसे ही उनको ड्राई कफ था, और यही योग मैंने उनको दिया, विद इन 3 to 4 डेज उनको कंप्लीटली क्योर आया है। दूसरा है, आप यहाँ पर वासावले का प्रयोग कराएं, वासावले, क्योंकि ड्राई कफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर वात प्रधान है, और हमें वात प्रधान के साथ कफ का पाचन और वात का शमन करना है, इसलिए वासावली का आप प्रयोग करें, है ना। और जो आपको ईसिनोफिलिया वाला जो पेशेंट्स आपने बताए मुझे, उनकी एक बार टोटल आप कंप्लेंट पूरी लिख करके मुझे भेजिएगा, कहीं ना कहीं मुझे पित्त प्रधानता उनके अंदर लग रही है।
ये आप थोड़ा सा मुझे उसका थोड़ा क्लेरिफाई करके पूरी हिस्ट्री लेकर के सेंड कीजिएगा, ग्रुप पर ही कर देना ताकि मैं वहां एक्सप्लेनेशन दे सकूं, तो सभी के लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। यहाँ आप तालीसादी, त्रिभुवन कीर्ति रस शादी और त्रिभुवन कीर्ति रस, ओके उसको घृत के साथ आपको देना है और वाशावले का प्रयोग कराना है, फिर आप रिजल्ट लीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये क्या कॉम्बिनेशन बना? ताली शादी चलो ठीक है, ये हम वार्ता उसके हिसाब से कर रहे हैं। और हमने क्या ये कॉम्बिनेशन क्या सोच के बनाना है हमने? मैं सर इसको सोच के मैं जो बना रहा हूँ, मैं इसको प्योर वातज व्याधि मान के चल रहा हूँ, मतलब बात प्रधान कफज व्याधि है ना, बात प्रधान कफज व्याधि की तरीके से इसको सोच के चल रहा हूँ, इसलिए मैं घृत कल्पना का प्रयोग कर रहा हूँ और ड्राई कफ होने की वजह से मैं उसको ताली शादी से इंक्लूड कर रहा हूँ अपने रायक्षमा चैप्टर के अनुसार, है ना। और त्रिभुवन कीर्ति रस को मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि यदि कफ कहीं ड्राई होने के कारण कहीं कफ कहीं स्टिकी नेचर में चिपका हुआ है कहीं पर, तो उसका विलयन हो जाए थोड़ा सा, है ना। और उष्ण नेचर की वजह से वात का भी शमन करेगा, साथ में कफ का विलयन करेगा। तो अगर थोड़ा बहुत बलगम कहीं पर होगा या बनने की प्रोसेस में होगा तो उसको भी शांत करेगा ये। और वासावले अपन ने मैंने आपको बताया कि वात और कफ दोनों का शमन करना है, तो वासावले लेना पड़ेगा अपन को। ओके ठीक है। अगर अच्छा घृत का हमने वात के लिए करना है, इन केस अब हम घृत को ना कर सके तो हम क्या करें? अगर घृत का प्रयोग ना कर सकें तो फिर यहाँ पर जो देखो उससे जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है, उससे कम रिजल्ट आएगा, बट आप बट आप गुड़ के साथ आप प्रयोग करवा सकते हैं। गुड़ को कैसे करना है, गुड़ को पिघलाना है, मुलायम हो जाएगा, उसमें पेस्ट मिला करके चाटने के लिए। और अगर नहीं ले सकता, सबसे बढ़िया बासावले को 1 चम्मच ले, उसमें इस पाउडर को मिक्स करे, उससे चाट जाए। और तो ये जो हम श्वासामृतम दे रहे हैं इसी में कहीं बना के दे दें? हाँ, श्वासामृतम के साथ दे सकते हैं आप, बट श्वासामृतम के साथ स्नेह अंश कम नहीं होगा ना, स्नेह अपन को चाहिए, स्निग्धता चाहिए, तो वो अपन वासावले से दे सकते हैं या गुड़ से दे सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, पेशेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है, जिन लोग ये मतलब ये कॉर्पोरेट जॉब वाले हो गए, ऑफिस जॉब वाले होते हैं ना, इनको ये अवले और ये इनके ना टाइम टेबल में बैठता नहीं है, एक बात। तो दूसरी बात फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होती है कि घी वगैरह जैसे है, कई लोग तो वैसे बड़े उसमें वो रहते हैं, तो वही मतलब पेशेंट कंप्लाइंस नहीं बनता कई बार ऐसे लोगों के हाँ साथ खैर ना। ये तो होता है, बट हाँ, तो फिर उन वही थोड़ा सा patient काउंसलिंग करो कि सर आपको 5-6 दिन ही तो खाना है, उसके बाद तो क्योर हो ही जाना है, फिर अपन शिफ्ट कर देंगे आगे इसको नॉर्मल उस पे। ठीक है। तो वही क्योंकि हम जैसे हम लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वासामृतम की भी किसी भी तरह का वो है, कफ है, कुछ है, वो इसमें रिलीफ कर रहा है। बट मेरे को वो रिजल्ट मिला नहीं, जैसा मतलब और ग्रुप मेंबर ने भी, सबने बड़ी तारीफ की थी, आपने भी करी थी, बट मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। नहीं आता डॉक्टर साहब, कई बार क्या है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ रिजल्ट हर औषधि का नहीं मिलता है, जैसे अपन स्वर्ण कल्प भी अगर प्रयोग कराते हैं कई बार नहीं मिलता है, तो अपन को फिर वहाँ डिटेल डायग्नोसिस पे जाना होता है। अब जैसे 10 मूल कटुत्रय कषायम का प्रयोग करना पड़ता है कई बार हमें, है ना। सर आपके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? नहीं मैडम, कॉन्स्टिपेशन की तो फर्स्ट मैंने इसका बल्कि थोड़ा सा शुरू में था, तो मैंने इसको शिवक्षार शुरू के 3 दिन में वैसे ही दे दिया था, शिवक्षार पाचन कि कॉन्स्टिपेटेड नहीं था, बट वो कह रहा था कि कई बार मैं अनटाइमली कुछ फूड हो जाता है तो मेरे को लगता है कि क्लियर नहीं हुआ, तो उसको शिवक्षार पाचन मैंने 3 दिन 4 दिन पहले खिला दिया था वैसे एज ए माइल्ड वेरिएशन। अभी नहीं है? नहीं अभी नहीं चल रहा है कुछ? नहीं अभी मोशन सही हो रहा है उसको? हाँ, मोशन सही हो रहा है। अच्छा, अगर वो सर घृत लेने को रेडी नहीं हो तो उसको बोलिए रोटी में लगा के खाए, कैसे भी खाए, घृत लेना बहुत जरूरी है उसको अगर ड्राई कफ है तो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है अगस्त थेरेपी, जैसे हम अगस्त थेरेपी की जो प्रिपरेशन आती है वो ग्रेनुल फॉर्म में आती है, पेशेंट ने रखा है। जो अगस्त थेरेपी अवले फॉर्म में भी आती है, वासा तो शायद अवले ही फॉर्म में आता है, मैंने वासा अवले का कोई ग्रेन्यूल भी आता है सर, लेकिन आप अवले ही यूज कराना उसको। सर अगर वासा घृत दिया जाए तो? बिल्कुल दे सकते हैं, वासा घृत भी इसमें रिजल्ट अच्छा देगा। कुल मिलाकर के अपने को क्या है कि वात का शमन पहले करना है,
है ना, जो आचार्य चरक ने अपने जो कास अध्याय में लिखा है कि या तो बात का समन कर दो या आप कफ का समन कर दो, दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी, तब आप कास की समाप्ति कर सकते हो। तो वो ड्राई और वेट कफ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं वहां पे। सर एक काम कर सकते हैं जी, हेलो, हाँ जी, सर अगर मतलब ये डिस्पेंसिंग डॉक्टर साहब खुद करे तो उसको घृत मिश्रित करके सब कुछ मिला करके दे दें। हाँ ये कर सकते हैं, बिल्कुल पेस्ट फॉर्मेशन खुद बना करके दे सकते हैं। ठीक है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें घी डालना नहीं डालना, बस आप बना अपनी तरफ बनाया से मिल बना जाएगा, करके एक दे दीजिए। चम्मच लीजिए और खा लीजिए, ओके, इजी हो जाएगा उनके लिए। इसमें घी इतना डालिए कि घी उसके ऊपर ना आए, तैरे नहीं, और इसमें शहद खुद मिलाइए या उसको कहिए कि शहद मिला के खा लेना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर शहद मिलाना है तो हम्म। ठीक है सर, करता हूँ। सर इसमें दशमूला रिष्ट दिया जा सकता है? दसमूला रिस्ट क्या है कि डॉक्टर साहब, दसमूला रिस्ट अनुलोमन करने का कार्य करेगा। अनुलोमन से क्या होगा, कुछ समय के लिए तो रिलीफ आएगा, बट फिर दोबारा से प्रतिलोम दिशा में चला जाएगा। यहाँ पर रूक्ष नेचर बढ़ रहा है, तो रूक्ष के लिए स्निग्ध चीजों का प्रयोग कराना आवश्यक ज्यादा हो जाएगा, है ना। जो जैसे बात सामक द्रव्य होते हैं तो उनका भी एक पैटर्न होता है कि कौन से गुण पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो दसमूला रिस्ट स्पेशली जो है वायु का अनुलोमन के लिए काम करता है, उसके चल गुण को बैलेंस करने का कार्य करता है। चलिए तो फिर क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं ग्रुप पर जवाब दे दूंगा, या कल सुबह के लेक्चर में उन क्वेश्चंस को ले लेंगे। चलिए, कल सुबह हम इसी के एक जो 2-3 ड्रग्स और बच गए हैं, लिवर प्रोटेक्टिव और जो अन्य डिजीज काम करते हैं, उन्हीं पर वर्क करेंगे। फिर परसों जो है पित्त दोष को स्टार्ट करेंगे हम, है ना।